हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपसे भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो भाई, आज मैं क्या बताने वाला हूँ। हमारे पास ना कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि भैया हम मैथ्स का पूरा पेपर कर सकते थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहा। हम पूरा मैथ्स का पेपर कर सकते थे लेकिन टाइम नहीं रहा। भाई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना। तो भाई मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैथ्स में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जाए कि भाई जिससे स्टूडेंट का कम टाइम भी लगे और उनको एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे उनकी वहां पे। तो भाई इनके मेथड्स कुछ नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड्स कुछ नहीं होते हैं, पर फिर भी आप इन पे फोकस करोगे। यहाँ पे जो मैंने तीन चार जो मेथड्स इंक्लूड करे हैं इसमें, इन पे फोकस करोगे तो शायद कुछ हद तक, मतलब मैं कुछ हद तक कुछ महीने के लिए कहूंगा, बाकी यदि इन मेथड्स पे आप फोकस करोगे तो आपका कुछ महीनों के बाद ना स्कोर एकदम बूस्ट करेगा और आपको जो है कम टाइम में ही आपका पेपर होगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है। तो हमारा देखो, हमारा जो क्या है कि हमारा आज का टाइटल है कैसे मैथ्स का पेपर कम टाइम में करें एक्यूरेसी के साथ। मतलब ये आपको मैं मैथ्स स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं। और इससे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई आप 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। कम से कम भाई मैथ में हमको 45 प्लस चाहिए, और आप इनको यदि फॉलो करते हो तो भाई हमारी मैथ्स में स्ट्रेटेजी रहेगी हमेशा 50 में 50 वाली। ठीक है। अब फर्स्ट मेथड मैंने इंक्लूड करा है इसमें, नॉलेज। भाई देखो, किसी भी चीज को करने से पहले, अब देखो, हम जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लें तो उसमें 10th तक की मैथ्स आती है। कर कोई भी सकता है उस चीज को, कोई 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी यदि कर देगा उस पेपर को, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन उसको टाइम लगेगा करने में, क्योंकि भाई उसको तो उस हिसाब से अरेंज करा हुआ है ना टीचर्स ने कि भाई तुम्हें इस हिसाब से पेपर में करके आना है। लेकिन वहां पे तुम्हें पेपर में सिर्फ आंसर टिक करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर कोई भी ट्रिक लगा के, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही तो होता है ना हमारा, सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं है कि भाई हमें उसका जो है आंसर पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। हमें सिर्फ उसका आंसर टिक करना है। तो भाई उसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नॉलेज चाहिए, और ये नॉलेज सिर्फ फर्स्ट मेथड के लिए अप्लाई नहीं होती, बाकी के जो चारों मेथड्स मैंने इंक्लूड करे हैं ना। तो आप कहीं ये मत सोचना कि भाई सिर्फ हमें इसी में नॉलेज चाहिए क्या, इसी में नॉलेज चाहिए बाकी में हमें नॉलेज नहीं चाहिए। तो भाई नॉलेज इसमें तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए इसमें तो, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन करने के लिए आपको हाई नॉलेज चाहिए भाई, हाई नॉलेज। ठीक है ना। हाई नॉलेज, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं भाई, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, हमको कैसे मेंटेन करना है। कई क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि भाई जिन्हें हम ना ऑप्शन एलिमिनेशन से उड़ा सकते हैं, लेकिन हम उनको नॉलेज बेस्ड मान के कर रहे हैं, उनको फॉर्मूला लगा के या फिर जो है उससे रिलेटेड टॉपिक्स की कोई थिंग उस पर अप्लाई करके। ठीक है। तो नॉलेज का मतलब ये है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें उस चीज का, एक रिलेटेड टॉपिक का पता रहना चाहिए कि भाई हमने उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था और हम उससे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज पे। तो देखो, पहले तो मैंने इस पे बेस करा है, उस पे क्या करा है, नॉलेज और फॉर्मूला रिलेटेड टॉपिक्स। तो भाई इस पे क्या, इस पे आपको वर्क करने के लिए क्या करना है, देखो जैसे कोई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है, तो इसमें एक टॉपिक क्या पूछा जाता है, इसमें एक टॉपिक क्या पूछा जाता है कि भाई ए, दो व्यक्ति हैं ए और बी। एक तो पी से, एक तो स्टेशन पी से चला है, बी स्टेशन क्यू से चला है। दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलते हैं, दोनों कहीं ना कहीं बीच में मिलते हैं। और फिर मिलने के बाद उसको मिलने के बाद बी को पी तक पहुंचने में इतना टाइम लगा है, और मिलने के बाद ए को क्यू तक पहुंचने में इतना टाइम लगा है। तो यहाँ पे यदि ये फॉर्मूला नहीं पता है आपको, S1/S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1, यदि ये फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई आप कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को, कर पाओगे क्या आप इस क्वेश्चन को। ये अलग बात है कि आप डिराइव कर लो इस फॉर्मूले को कि भाई हमने डिराइव कर लिया और वहां पे कर दिया, लेकिन डिराइव करने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए, आपको 3 मिनट 4 मिनट चाहिए कम से कम डिराइव करने को, यदि कैलकुलेशन अच्छी है तो। बाकी आप डिराइव ही करते रह जाना, सिर्फ यही फॉर्मूला डिराइव होगा, आपका पेपर रह जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे कोई आपसे कह दे कि मेरे को एक कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं उसको बाद में लूंगा, लेकिन टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक टॉपिक लेते हैं हम। टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक टॉपिक ये है कि मैंने कल शीट 8 अपलोड करी थी, उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने बोला था कि ए प्लस में बी प्लस में सी एक काम को करने में ए जितना अकेले काम करने में लेता ना, उससे 6 घंटे ज्यादा लेता है। 6 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब यदि ए बी सी ने एक्स टाइम लिया था तो ए कितना टाइम ले रहा था, X+6 ले रहा था। और बी कितना ले रहा था, X+1 ले रहा था। और सी कितना ले रहा था, 2x ले रहा था। मेरे को कल वाला क्वेश्चन कुछ कुछ याद है, तो मैं उस हिसाब से डेटा ले रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक। ठीक है। तो भाई आपको यदि ये नहीं पता है कि भाई ये 1 घंटे में कितना टाइम, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं क्या इसको।
एक घंटे में जब पूरा टाइम ए प्लस में बी प्लस में सी एक्स घंटे में कर रहे हैं, तो एक घंटे में हम करेंगे, एक घंटे का तो निकालेंगे हम पहले, एक घंटे का निकालेंगे, तभी तो हमारा जो एक्स की वैल्यू आएगी। बाकी आप किसी भी तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, वो अलग चीज है कि भाई हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दें या फिर कुछ कर दें। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आप चारों क्वेश्चंस को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे क्वेश्चंस में लगाओगे ना जहां पे आपको नॉलेज की जरूरत है, तो वहां पे आप तीन चार लोगों से पहले ही पीछे छूट चुके हो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एक आध क्वेश्चन लेके बता देता हूं आपको कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने कल वाली शीट में अपलोड करा था कि एन अर्जेंट मैसेज हैज टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम पुणे टू जयपुर, ए हॉर्स राइडर ट्रेवल्स फ्रॉम पुणे टू जयपुर एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इफ द हॉर्स हैड इंक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, it would have taken this rider 4 hours less, and traveling at 6 kilometer per hour lesser than its initial speed, it would have taken him a horse more than the time he would have taken had he traveled at a speed of 6 kilometer per hour higher speed, find the distance। यदि आपको इसमें एक फॉर्मूला नहीं पता है कि हमारे पास जो एक्चुअल स्पीड है वो एस मान ली मैंने, और हमारे पास जो स्पीड बढ़ी है उसको मैं यदि एस वन मान लूं, तो हमारे पास एस प्लस में एस वन अपॉन में एस वन, और टी वन मतलब टी कितना कम टाइम हुआ है, मतलब जो एक्चुअल टाइम से कितना टाइम कम लग रहा है हमें, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये किसके बराबर होता है कि हमारी स्पीड कितनी घटी है वो उसको मैंने एस टू मान लिया, एस माइनस में एस टू इंटू में एस टू, और उस समय में टी टू कितना बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो मेरे पास स्पीड बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पे टी टू क्या है, टी टू तो मेरे पास बढ़ा हुआ है और टी वन मेरे पास घटा हुआ है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्चुअल टाइम के बराबर। यहां से हमारा क्या निकलता है, स्पीड निकलेगी, एक्चुअल स्पीड, यहां से फिर एक्चुअल स्पीड से हम एक्चुअल टाइम निकालेंगे और फिर उससे डिस्टेंस निकलेगी। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप करके देख लेना इसको, यदि ऑप्शन एलिमिनेशन से कुछ भी हो जाए तो आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, two pipes A and B can fill an empty tank in 18 hours and 27 hours respectively. Pipe C can drain the entire tank in 45 hours when no other pipe is in operation. Initially, when the tank was empty, pipe A and C were turned on after a few hours. Pipe A was turned off and pipe B was turned on instantly. In all, it took 55 hours to fill the tank. फॉर हाउ मेनी आवर्स वॉज पाइप बी टर्न्ड ऑन। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, तो टाइम एंड वर्क की नॉलेज है या नहीं है आपको, टाइम एंड वर्क की नॉलेज है या नहीं है कि जो है हमारा नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेज लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम है ना। मतलब मैं यहाँ से यदि लिखूं तो मेरे पास ए कितना है, ए 18 दिन में कर रहा है, बी 27 दिन में कर रहा है, और सी उसको कितने आवर में खाली कर रहा है, 45 में। यदि मैं टोटल काम को 270 मान लूं तो ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 10 और सी की एफिशिएंसी -6, ठीक है। अब मेरे पास यहां से क्या है कि मेरे पास कुछ घंटे के लिए ए प्लस में सी ऑपरेटेड है और कुछ घंटे के लिए बी प्लस में सी ऑपरेटेड है, सी ऑपरेटेड है। अब भाई कुछ के दिमाग में ये आ रहा था कि मेरे पास वी टर्न ऑन कितने आवर्स के लिए हुआ है। तो भाई आप क्या करोगे, यदि ऑप्शन एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या है कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन और दोनों लगा सकते हैं। हमारे पास एक तो नॉलेज वाला हो और एक हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन हो, तो मेरे पास कौन सा बेस्ट है। मैं तो एक तो आपके सामने लिख रहा हूँ, एक तो नॉलेज, एक मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन। तो भाई हर टॉपिक में ये कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मैं हर क्वेश्चन को ही ऐसे करूं कि भाई नॉलेज से करूं, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाऊंगा, कई क्वेश्चन में नॉलेज भी लगाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में यदि नॉलेज से करोगे ना तो फायदेमंद है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे तो एक एक ऑप्शन चेक करने में आपको कितने बहुत मिनट चाहिए। मतलब आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो 2 से 3 मिनट खा जाओगे उसमें अपना। बाकी यदि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक पता है ना, तो आप कितने सेकंड में लगोगे। जैसे ए प्लस में सी है और बी प्लस में सी है, यदि मैं मानूं ए प्लस में सी ने, हमको भरना तो 270 ही था ना, हमको भरना तो 270 ही था। एक घंटे में ए प्लस में सी कितना भर रहे हैं, 9 भर रहे हैं, और मैं इनको ये मान लूं कि ये एक्स समय के लिए चले हैं, तो बी प्लस में सी कितने घंटे के लिए चले होंगे, 55 - एक्स के लिए। इसने एक घंटे में बी प्लस में सी ने कितना भरा था, 4, तो यानी कि 55 - x × 4। इसको हम प्लस कर देंगे, यानी कि 220 माइनस में 4x, इसी की वैल्यू तो मेरे पास 270 है। अब यहां से बी की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको 55 में से घटा देंगे तो मेरे पास बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास है 13वां क्वेश्चन, और 13वें क्वेश्चन में देखो मैं कहना चाहूंगा कि भाई लीनियर रेस का क्वेश्चन है, और लीनियर रेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। मैं आपको बता दूंगा ये सब चीजें कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो पहले ये देखो
कि भाई एक तो हमारे पास होती है नॉलेज, है ना, एक तो मेरे पास होती है नॉलेज, एक मेरे पास होती है हाई नॉलेज, है ना, जो मतलब जो दिमाग से सोचने की क्षमता रखता है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं हाई नॉलेज वाली बात। तो यहाँ पे लिख क्या रहा है कि 3 रनर्स ए बी एंड सी कैन रन ए रेस वेयर ए रनर ए फिनिशेस 12 मीटर्स अहीड ऑफ रनर बी। मतलब मेरे पास यहाँ पे है ए, यहाँ पे पहुंच गया, तो बी उससे 12 मीटर पीछे है, बी उससे 12 मीटर पीछे है। और यहाँ पे क्या रहा है कि सी ए से 18 मीटर पीछे है, मतलब ये उसका 18 मीटर हो गया, ये उसका 18 मीटर हो गया। ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, वाइल रनर बी फिनिशेस 8 मीटर्स अहीड ऑफ रनर सी, वाइल बी इज, यदि बी फिनिश करता है तो सी उससे क्या है 8 मीटर पीछे है, 8 मीटर पीछे है। तो लेंथ बतानी है हमको रेस की। आपने यदि लीनियर रेस का यदि लीनियर रेस आपने पढ़ा नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बिना नॉलेज के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते, अब देखो भाई, यदि लीनियर रेस वाला टॉपिक आपने पढ़ा है ना, तो लीनियर रेस में एक चीज पढ़ी होगी कि हम उसमें मान के चलते हैं कि टाइम कांस्टेंट रहता है, मतलब दोनों बराबर टाइम के लिए चले हैं, तब बी ने सी को हराया है इतने से, तभी बी ने सी को हराया, यानी कि हमारे को टाइम कांस्टेंट लेके चलना है। अब इस कंडीशन में देखो, मैं यहां से सीधा सीधा बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कि मेरे पास ए ने जब फिनिश करा था ना, तो बी उससे 12 मीटर पीछे था, और सी ए से 18 मीटर, यानी कि बी से सी कितना मीटर पीछे था, 6 मीटर, 6 मीटर। और यहाँ पे कितना है, जब ये बी फिनिश कर लिया तो 8 मीटर कैसे हो गया भाई, मतलब इनका डिफरेंस 2 मीटर का और कैसे बढ़ गया, 2 मीटर का और डिफरेंस कैसे बढ़ गया इसमें, जब ये 2 मीटर का कैसे बढ़ा, आप यदि सोचो थोड़ा सा, तो आपको ये पता चले कि बी ने जब 12 मीटर चला ना, बी यहां से यहां तक पहुंचे में 12 मीटर ही तो चला है, जब बी ने 12 मीटर चला है ना, तो इनके बीच का गैप कितना बढ़ गया, 2 मीटर बढ़ गया। और हमको गैप कितना बढ़ा था, 8 8 मीटर बढ़ाना है, यानी कि 2 मीटर पे 12 मीटर पे जब 2 मीटर बढ़ रहा है, तो मेरे को 8 मीटर कितने पे बढ़ेगा, 48 पे तो बढ़ेगा। ऐसे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। या फिर आपने एक, जब लीनियर रेस वाला मैंने टॉपिक कराया था अपने पे, तो ए ने यदि एक्स चलाया, तो बी ने कितना चला, x-12 और सी ने कितना चला, x-18। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि बी ने यदि एक्स चलाए तो सी ने कितना चला है, x-8। भाई अगले केस में बी फिनिश कर लिया ना, तो मेरे पास यहाँ पे जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये स्पीड का ही तो रेशियो है, x-12 इंटू में x-18 है, की वैल्यू मेरे पास यही तो रहेगी। एक तो यहां से निकाल लो, एक यहां से निकाल लो, तब भी यही आना है हमारे पास फॉर्मूला तो। ठीक है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, है ना। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern, and when both pipes are operated together, the cistern gets filled in 6 hours. ठीक है, तो मतलब देखो A है मेरे पास, और एक A ने कितना लिया है, यदि ए ने 5 आवर्स लेस लिया है ना, मतलब ए और बी ने, ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन पाइप बी टू फिल ए सिस्टर्न, एंड व्हेन बोथ द पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 6 आवर्स। मतलब ए ने यदि x माइनस में 5 लिया है, तो बी ने कितना लिया होगा, x लिया होगा, और ए प्लस में बी ने कितना लिया है, 6 आवर्स। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल पाएंगे, तभी तो हमें करना है, पाइप बी टंकी को भरने में कितना समय में भर देगा। यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा तो सकते हैं, लेकिन आप जितने में ऑप्शन एलिमिनेट करने में लगाओगे ना, एक एक ऑप्शन को चेक करने में, उतने में तो लोग बाग 3 4 क्वेश्चंस खींच चुके होंगे, खींच चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक हमसे कहता क्या है। हमसे यदि ये कह रहा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो मेरे पास सीधा एक फंडा होता है कि मेरे को 1 आवर का निकाल लें। 1 आवर का इंडिविजुअली कितना भरेगा, 1/x-5 अपॉन इंटू में प्लस में 1/x। तो मेरे पास यहाँ से ए प्लस में बी ने जब दोनों ने काम करा है, तो मेरे को 1/6 ये इसके बराबर ही तो होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू तो है मेरे पास, बी की वैल्यू। ठीक है ना। अब ये मेरे पास आ गया ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए भाई मैंने देखो तीसरा जो मेथड इंक्लूड करा है ना, तो उसमें मैंने इंक्लूड करा है कि डीप नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, डीप नॉलेज इन नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके बता रहा हूँ, जो मैं अपनी प्रैक्टिस शीट्स में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो डीप डीप नॉलेज इन नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जब डीप नंबर इन नॉलेज, डीप नॉलेज इन नंबर सिस्टम में बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले हम क्वेश्चन ही देख लें इस चीज का। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये मेरे पास है एक क्वेश्चन, ए लोन ऑफ रुपीज। हाँ, ये और बता दूं कि ये पता है ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आपको पढ़ने में थोड़े बड़े लगेंगे, पढ़ने में थोड़े बड़े लगेंगे और थोड़े घुमावदार टाइप के लगेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है कि रीड क्वेश्चन फर्स्ट, रीड क्वेश्चन, और उसके तुरंत बाद आपको स्टेप में क्या करना है, उसको तुरंत बाद आपको ऑप्शंस चेक करने हैं।
ऑप्शंस चेक करने हैं भाई। मैं इसी के लिए अप्लाई नहीं होती मैथ्स में, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना तो उसके बाद एक बार ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शंस चेक करो कि कहीं हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को निपटा दे, तो ये तो अच्छा है ना। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लोन ऑफ 34370 is paid back in 3 annual installments. Second installment is twice of the first, and the third installment is 3/4 of the second installment. If for the remaining time the rate of compound interest be 10% per annum on each installment, find all three installments. मतलब ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो भाई मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मतलब मैं ये है कि बेसिक से करूंगा ही नहीं, इस क्वेश्चन को बेसिक से करने बैठूंगा तो मेरे को कम से कम 3 से 4 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, यदि आपको फॉर्मूला वॉर्मूला सब पता है तो। बाकी आपने यदि नहीं पता है तो और भी ज्यादा टाइम ले जाओगे इसमें। ठीक है, तो 34370 है। अब ध्यान से सोचना, यदि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है तो आपको हाई नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चंस की, कि भाई हमने क्या क्या टॉपिक में क्या क्या नहीं पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जब हमने सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ी थी, तो सीआई की इंस्टॉलमेंट में हमने क्या पढ़ा था, हम जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे तो वो एक्चुअल पैसे हम जितना देते उससे थोड़ा सा तो कम रहेगा, थोड़ा सा तो कम रहेगा। मतलब मेरे पास 10% पर एनम यदि मैं 3 इयर्स के लिए दे रहा हूँ, 3 इयर्स के लिए, तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो गया, 33.1% हो गया ना, 33.1%। इसका जब मैं 33.1% निकालूंगा ना, यदि 34,370 का मैं यदि 30% ही निकालू तो ये लगभग 45,000 के आसपास जाएगा। 45,000 के आसपास जाएगा ये अमाउंट, अमाउंट 45,000 के आसपास जाएगा। मतलब मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वो आएगी ना, जो मेरे को इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा, तो इंस्टॉलमेंट में लगभग मेरे को इससे कम देना है, थोड़ा सा कम देना होगा, मतलब 42-43 ही देना पड़ जाए मेरे को, क्या पता, मेरे को 42-43 ही देना पड़ेगा। आपको इतनी नॉलेज होगी यदि सीआई की, तो आप तभी तो लगा पाओगे ना ऑप्शन एलिमिनेशन। मतलब मेरे को 45,000 देना था अमाउंट तो, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ तो मेरे को 42-43 देना है। अब ऑप्शन चेक करो, 6 और 12 18 और 9 27। भाई ये 27 तो 34 के नजदीक नहीं पहुंच रहा, तो भाई इससे कम पैसे थोड़ी देंगे हम लोन लेने के बाद। 8 और 14 22 और 9 31, ये 34 के नजदीक ही नहीं पहुंच रहा, 34 से कम पैसे देंगे क्या उसको, 34,000 से भी कम। अब ये मेरे पास दो ऑप्शन रह गए और दोनों ऑप्शन में मेरे पास 40-41,000 प्लस बन रहा है, ये 41-42,000 प्लस बन रहा है। तो मेरे को भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास दूसरा चीज दिया हुआ क्या है, कि सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। तो मेरे को यहाँ पे सी ऑप्शन चेक करो, 9317 और 18635, आपको जस्ट दुगुना नहीं लग रहा क्या ये, यदि यहाँ पे मैं 4 लिख दूं तो ये मेरे पास जस्ट दुगुना ही तो है, तो मेरे पास यही ऑप्शन तो ठीक है। अब इस ऑप्शन को चेक करके देख लो, इसमें ये 9,535 का मैं दुगना करूंगा ना तो मेरे पास 19,070 आएगा, 19,070। तो भाई 19,070 से तो बहुत बड़ा है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से कितने मिनट में कर दिया होगा, 15 से 20 सेकंड लगे होंगे मात्र। तो आप कौन सा मेथड जाना चाहोगे, ये वाला या फिर ये वाला। पर आपको ये मेथड करना है तो भाई आपको नॉलेज चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज आनी चाहिए। नॉलेज आपको बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, सीआई एसआई जो भी, जो जिस भी रिलेटेड टॉपिक से वो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, और यहाँ पे मतलब मैंने अपनी शीट्स में इंक्लूड करे हैं, तो वहां से मैंने जस्ट डिट्टो क्वेश्चन उठा लिए हैं ये। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी इज 3:5। A man travels from A to B at a speed of x kilometer per hour and from B to C at a speed of 50 kilometer per hour. If his average speed for the entire journey is 40 kilometer per hour, then what is the value of x minus 10 और x plus में 1। रेशियो है मेरे पास, रेशियो। भाई यदि देखो, ऐसा यदि ऑप्शन एलिमिनेशन ना, कोई किसी के दिमाग में नहीं आना, ये किसी के दिमाग में नहीं आना कि हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हैं। मेरे को एक चीज बता दो, ऑप्शन एलिमिनेशन हम लगाएंगे कैसे इसमें। भाई मेरे पास जब x माइनस में 10 और x प्लस में 1 का ही रेशियो निकालना है मेरे को, तो मैं सारे ऑप्शंस को चेक करके मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं फर्स्ट में से तो 10 घटा लूं, सॉरी फर्स्ट में यदि मैं 10 जोड़ दूं और दूसरे में मैं एक घटा दूं, मतलब यदि मैं फर्स्ट में से 10 जोड़ दूं और दूसरे में से मैं एक घटा दूं, तो ये मेरे पास ऐसे ही तो बन जाएगा। मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, x/x, यानी कि 1:1। तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन जब करूंगा ना, तो मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन क्या करना है कि मेरे को फर्स्ट में से 10 जोड़ना है और सेकंड में से मेरे को 1 घटाना है। तो मेरे पास 1:1 कहाँ बन सकता है, देखो 30:30, हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे करके देख लो, देखो 10 जोड़ेंगे यहाँ पे 41, 41 रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 19। तो मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता है क्या।
11:10 है, तो 21:9 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 10:11 ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास। तो यही ऑप्शन तो है। मेरे को कितने सेकंड लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड नहीं लगेंगे क्या? अब भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यदि आपको पता हो तो बेसिक से कर लेना आप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यदि बेसिक से करना हो आपको, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने कितने समय में कर दिया? बहुत कम समय में कर दिया। तो भाई ऐसे टाइम बचता है पेपर में। पेपर में टाइम ना ऐसे बचता है। अब मेरे पास है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, पी क्यू एस एंड क्यू पी आर the two quadrants, a circle each placed touching both the quadrants and the squares as shown in the figure, what is the area of centimeter? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना, मेरे पास एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है, और पाई में मैं जानता हूँ 11 × 2/7 यानी 22/7 ही तो होता है। तो भाई जहां पे मेरे को प्राइम नंबर दिख गया ना, कोई प्राइम नंबर दिख गया, तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि भाई मेरे पास 11 का मल्टीपल आएगा। मैंने ऑप्शन जब चेक करे ना, तो मेरे पास ए भी नहीं बन रहा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास 11 का मल्टीपल बन रहा है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। मेरे को कितने सेकंड लगेंगे ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने के बाद? 5 से 6 सेकंड में आंसर नहीं आ जाएगा क्या मेरा? पर आप ये चीज का ध्यान रखना कि मेरे पास ये आर से आर, मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि इस 11 को ये काट दे। यदि इस 11 को इसने काट दिया तो हमारे पास फिर तो मल्टीपल नहीं आएगा ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं इस चीज में, कि हमारे को ये रेडियस पता रहनी चाहिए कि रेडियस क्या आएगी हमारे पास, और हमको रेडियस पता है तो हमने सीधा सीधा सा आंसर लगा दिया, नहीं लगा दिया, 11 से 11/14। तो टाइम ऐसे बचता है या नहीं बचता है? आप इस मेथड से जाओगे या फिर आप सीधा सीधा फॉर्मूला निकालोगे? फॉर्मूला निकालने के लिए आप पहले इसको मिलाओ इससे, फिर इसको इससे मिलाओ, फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा, ये 4 + में r और समथिंग समथिंग ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। तो भाई ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे क्वेश्चन को? ये मेरे पास है 24वां क्वेश्चन, और 24वें क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है, ए मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल अमाउंट, इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल। मतलब उसने यदि 100 से 160 पे गया है वो, लेकिन उसने 50% डोनेट कर दिया, तो 50% जब डोनेट करा तो उसके पास कितना बच गया? 80 बच गया। ठीक है। He followed the same procedure with the remaining capital after the second and third year. If at the end of the 3 years he is left with rupees 15,360, what was the initial amount with which the man started his business? आपको यदि पता हो, आपने सक्सेसिव यदि अच्छे से पढ़ रखा हो, सक्सेसिव की अच्छे से नॉलेज है आपको, भाई बेसिक से तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन सक्सेसिव की आपको थोड़ी भी नॉलेज है, तो मेरे पास 1 साल के बाद कितना बचा? उसके पास 80 बचा। और 80 को जब वो दोबारा से सेम प्रोसीजर 3 बार कर रहा है, यानी कि उसके पास एक बार में जब 8 बचा है, तो सक्सेस के लिए मेरे पास क्या बचेगा 3 साल के बाद? 8/10 का क्यूब। 8/10 का क्यूब यानी कि 512/1000। ये उसके पास बची हुई क्वांटिटी, और ये उसके पास जो उसने इनिशियल इन्वेस्ट करा था ना, वो है। तो मेरे पास 512 की वैल्यू इतनी दे रखी है, 15,360, जस्ट 3 गुना है। मैं 3 गुना कहाँ पे दिख सकता है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जस्ट 3 गुना मेरे को यहाँ पे 30 जा रहा हूँ, क्योंकि 1,000 का भी तो मेरे पास 30 गुना आएगा ना। 30 गुना आएगा ना। आपको सिर्फ आना चाहिए भाई ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, बहुत मतलब हाई नॉलेज चाहिए आपको। तो मेरा ये है कि भाई प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है। भाई मेथड्स कुछ नहीं होते, सिर्फ कैलकुलेशन होती हैं। कैलकुलेशन कैसे फास्ट होंगी हमारी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी बने रहना मेरे साथ वीडियो में, ज्यादा बड़ी वीडियो में रखूंगा नहीं, ठीक है। अब मैंने तीसरा क्वेश्चन रखा है कि यहाँ पे डीप नॉलेज इन नंबर सिस्टम। मैंने नंबर सिस्टम को इतनी महत्वपूर्ण क्यों दिया है? स्पेशली इन डिविजिबिलिटी रूल। हमारे पास कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो हमें यूनिट डिजिट से सॉल्व करने रहते हैं, यूनिट डिजिट वाला। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि यदि मेरे को क्वेश्चन में बन रहा है ऑप्शन में 73 × 7, और 7 × 3 1 होता है, यानी कि अब मैंने ऑप्शन चेक करे तो ऑप्शन में मेरे को लग रहा 56 21 रख दिया मैंने एक जगह, तो एक जगह मैंने रख दिया 57 23, एक जगह मैंने रख दिया 69 54, और एक जगह मैंने रख दिया 6066। तो आप यूनिट डिजिट से यदि सॉल्व करना चाहोगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास एक ही ऑप्शन में मैच करता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यूनिट डिजिट का तो यहाँ पे होता है एक, हमारे पास डिजिटल सम आता है, डिजिटल सम। ठीक है। और हमारे पास पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे एक नंबर है हमारे पास, एक तो 750 PQ, मतलब जो ज्यादातर डिविजिबिलिटी वाले रूल में से जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल में से पूछता है। और इनका ही एक मिलता जुलता नंबर होता है, 7 × 11 × 13 = 1001। इनकी डिविजिबिलिटी पे, इन तीनों की डिविजिबिलिटी पे तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के।
ठीक है। एक मेरे पास 3 7 11 का पूछा गया है, 3 7 11 का मेरे पास क्या होता है 231, इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो भाई इन चीजों की आपको नॉलेज होगी। आपको 3 का रूल, 9 का रूल, 7 का रूल, 11 का रूल, 9 का तो सबको याद रहता है, 3 का भी याद रहता है, लेकिन 7 और 11 का भूल जाते हैं। तो 7 और 11 के नंबर पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है। अब मेरे पास आता है टॉपिक्स इन लेटेस्ट ट्रेंड। तो टॉपिक्स इन लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब ये है जो पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा। तो उनमें फर्स्ट नंबर पे टॉपिक आता है डिसऑनेस्ट डीलर वाला। डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक भाई बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। यदि मैं 2020 2022 के बाद बात करूं, 2022 में, 2023 में, तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं भाई। हर एक शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है हर एक दिन में। तो भाई इस क्वेश्चन पे यदि आपको इसकी नॉलेज होगी ना तभी कर पाओगे। इसमें तो कोई ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब कोई फर्जी ट्रिक नहीं लगती है इसमें। नो ऑप्शन एलिमिनेशन, कोई फर्जी ट्रिक नहीं लगेगी इसमें। क्योंकि इसमें कई बार हमसे अप्रोक्सीमेट आंसर भी पूछ लेता है। अप्रोक्सीमेट जब आंसर पूछेगा तो हमारे पास फर्जी ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स वाला टॉपिक हो गया। इंस्टॉलमेंट्स में भाई एसआई की इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, और सीआई की इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था आपको। तो भाई 2021-22 की मैं बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देख लेना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे कि सम स्पेशल टाइप कौन कौन से हैं। एक तो मैंने बता दिया था आपको, एस प्लस में एस वन अपॉन में एस वन इंटू में टी वन, वो वाला। एक मैंने आपको बताया था कि एस वन अपॉन में एस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू अपॉन में टी वन। तो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमसे बेसिक से ही पूछता है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको इस पे हर तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है और कैसे कैसे नहीं बना सकता। और ये सिर्फ कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है। एक लीनियर रेस और सर्कुलर रेस भाई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मैंने अपने लीनियर रेस अपने टेली जो है यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक है, इंस्टॉलमेंट्स वाला टॉपिक है, एसआई की इंस्टॉलमेंट, वो मैंने सारे की सारे अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपको करवाए हुए हैं। आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। एक हमारा ज्योमेट्री का वाला भाई, स्टूडेंट्स के मैसेज जब आते हैं ना तो इनमें ये टॉपिक बड़ा मेंशन रहता है कि भैया यार ज्योमेट्री नहीं हो पा रही है, पेपर आ गया है, क्या करें। कोई ऐसी वीडियो ला दो कि भाई हमारे पास जो है स्पेशल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो आ जाए हमारे पास। तो भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सर्कल्स का एक भी टॉपिक छोड़ना मत, सर्कल में एक भी टॉपिक छोड़ना मत। स्पेशली कुछ थ्योरम्स है जैसे कि अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उन पे तो जरा ध्यान देना। अल्टरनेट सीगमेंट हो गया, एक मेरे पास हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। एक मेरे पास हो गया यहाँ से कौन सा, एक मेरे पास यहाँ पे अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम मैंने बता दी ना, वो तो अल्टरनेट सीगमेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक मेरे पास जो है टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, तो वो भी आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। ट्राइंगल्स के सेंटर्स, स्पेशली सेंट्रोइड एंड इंसेंटर। इंसेंटर से हमसे क्या, इंसेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का जब हम मिलाते हैं तो वहां पे एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं वो इंसेंटर रहता है। तो इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। पीवाईक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप यदि सर्च करके देख लो। इन सेंटर और सर्कल के क्वेश्चन तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हर शिफ्ट में मिलेंगे, सेंट्रोइड से रिलेटेड जो भी है सारे की सारे। तो भाई ये सेंट्रोइड और ये ट्राइंगल की सेंटर बेसिक्स वगैरह मैंने आपको डे फर्स्ट वाली वीडियो में करवाए हुए हैं। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज आपको करवाई हुई है मैंने डे फर्स्ट में, ये है। डे टू में मैंने सारे की सारे इंक्लूड करे हुए हैं। उसकी जो आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पे आई टैब बटन आ रहा है वहां पे दिख रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है एवरेज। एवरेज के लिए भाई मैंने देखो अरिथमेटिक वाला टॉपिक है, कई बार हमसे ना भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं एवरेज में। एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट तो वो भी मैंने करवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। वो जो करवा रखा है ना उस करवाए हुए टॉपिक को करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन रहे ना उस टॉपिक में तब बोलना कमेंट में कि भैया हमारा ये रह गया, प्लीज ये भी करवा दो। ठीक है। और इस चीज के लिए आपको पूरे अरिथमेटिक के लिए रेशियो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, रेशियो परसेंटेज पे। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक एंड डेविएशन, ये मैं फिर से बता दूं ये कोई टॉपिक्स नहीं है, ये सिर्फ तरीके हैं क्वेश्चन को छोटा करने के। ये सिर्फ तरीके हैं छोटा करने के क्वेश्चन को। एक मेरे पास इसमें ही तरीका आता है, एक वेटेड एवरेज वाला, वेटेड एवरेज वाला। ठीक है। और टाइम एंड वर्क में सम स्पेशल टाइप्स हैं जो हमने करवाए हुए हैं अपने चैनल पे भी, और आप जाके देख भी सकते हो। जैसे कि मैंने पहले एक क्वेश्चन भी इंक्लूड करा था, इसमें एक क्वेश्चन आता है सम मैन एंड सम वुमेन वाला, सम मैन एंड सम वुमेन।
बस इसमें तो एक ही आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। हमारे पास कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी इतनी है, हमसे पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट पूछता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में ज्यादातर पूछे जाने वाला टॉपिक ये है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला। ठीक है, अब ये पांचवा जो आता है ना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन अलोंग विद अबू मेंशन्ड मेथड्स। भाई ये जो जो मैंने पांच चारों मेथड्स इंक्लूड करे हैं, तो ये आपको कब आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकते हैं। तो भाई जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करो। कहीं से भी जो आपको टीचर अच्छा लगे, जिसको आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगे, लेकिन कहीं भटकना मत। और हमने भी हमारे चैनल इजी मैथ अड्डा पे एक प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है मैथ्स की, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस हर 3 से 4 दिन में अपलोड करते हैं। आप वो जाके देख सकते हो। स्टूडेंट्स ने अच्छे रिव्यूज दिए हैं उस सीरीज पे, तो आप जाके देख सकते हो। उसका आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा उस प्लेलिस्ट का, और मैं उसको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। तो भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा ये मेथड्स आपके जद्दोजहन में बसेंगे ना, उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 मेथड्स हैं, आप इन पे काम करके देखिए। आपके 50 में 50 आएंगे और निश्चित आएंगे, और आपका टाइम भी बचेगा, और टाइम बचने के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। यदि नहीं रहे तो बोलना कि भैया हम अब हमारी ये प्रॉब्लम आई है ना। तो मेरा फिर से यही है कि चारों मेथड को देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वंस अगेन, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, कल ही मिलते हैं ओलाइव बोर्ड के टेस्ट जो है मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ। एंड तब तक के लिए बाय। एंड अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई दिक्कत आए तो आप मेंशन कर सकते हो मेरे को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।